हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी जंतु विज्ञान में सेमेस्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें 3 यूनिट कंप्लीट हैं। चौथी यूनिट स्टार्ट किए थे, मतलब यूनिट नंबर 4। और इसका जो पहला लेक्चर है वो आपको मिल भी गया होगा। मिल गया होगा ना? बिल्कुल मिल गया है। तो फोर्थ यूनिट जो है इसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। मतलब हमको सेल साइकिल पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है। उसमें दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो इसकी इंट्रोडक्शन की क्लास है वो हमने पहले ही आपको अवेलेबल करा दिया है, उसको आप लोग पढ़िए, उसमें समझिए। मैंने बोर्ड पे अच्छे से चीज़ों को समझाया है। वो आपका बेसिक है। बेसिक जब तक नहीं मजबूत होगा तो माइटोसिस मियोसिस नहीं समझ में आएगा। तो आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, इसमें हम बात करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। तो इतनी बात समझ में आई। आज की हम क्या पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ नोट्स इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक है। जो यूट्यूब चैनल का नाम है सेम वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो इतनी बात क्लियर हुई। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो है उसमें हम जूलॉजी पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। जंतु विज्ञान क्या पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान की फोर्थ यूनिट, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। तो ये सब चीज़ें बताने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ जो मैंने कल बताया था। कल जो लेक्चर में बताया था, पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग तो रिवाइज करते ही नहीं हो, मुझे पता है खूब अच्छी तरीके से, ठीक है। तुम्हारे पास समय ही इतना कहाँ रहता है कि आप बैठ के रिवीजन करो। इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया था कल। फिर उसमें मैंने लिखा था G1, यस और G2। मतलब कोशिका विभाजन जो होता है, सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक था हमारा इंटरफेज। क्या था? इंटरफेज। और दूसरा था यम फेज। क्या बोले थे हम? यम फेज। तो दो पार्ट थे। अब इंटरफेज में हमने कई सारी कैटेगरी की थी। G1, यस फेज और G2 फेज। इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग जगह हो रही थी। जैसे मैंने G1 में बताया कि सेल ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है। किसकी सिंथेसिस? सेल ऑर्गेनेल्स की। इसके अलावा इसमें आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है। यस फेज को हम सिंथेटिक फेज बोलते थे क्योंकि इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है। और ऐसे ही जो G2 है इसमें भी कुछ सेल ऑर्गेनल्स और प्रोटीन्स आरएनए का सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये इंटरफेज के पार्ट थे। सेल डिवीजन में दो पार्ट है, इंटरफेज, यम फेज। इंटरफेज में ये तीन प्रावस्थाएं आती हैं, G1, यस और G2। सेम ऐसे ही जो यम फेज होता है इसमें फर्दर दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पांच चार पार्ट थे। प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और लास्ट में आता है टीलोफेज। अभी हिंदी में भी बताएंगे, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं घबराए ना, दोनों लैंग्वेज में बात आगे हम करेंगे। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, ये जितनी भी हैं सब बताएंगे आपको। और सेकंड इसमें पार्ट आता था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। तो इतनी बात आपको ये रट लेना है भैया, ये तो बिल्कुल रट ही जानी चाहिए। सेल डिवीजन जो है, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन में हमने क्या किया है? ठीक है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, तो इसमें दो पार्ट किए थे हमने, इंटरफेज और यम फेज। इंटरफेज जो है इसमें G1, यस और G2 तीन चीजें आती हैं। यम फेज में दो पार्ट हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है ये एक्चुअल में न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस जो है इसमें एक्चुअल में सेल डिवाइड करती है, दो सेल बनाती है। तो कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड होगा तो उसमें चार चरण होंगे, चार स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज, सेकंड स्टेप है मेटाफेज और थर्ड स्टेप है इसका एनाफेज। और फोर्थ नंबर जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं टीलोफेज, अंत्यावस्था। तो ये
इस तरीके से डिवीजन है। अब इनको आप समझ लिए होंगे अच्छे तरीके से कि इतने पार्ट में हमको पढ़ना है। अब चीजें पढ़ना है हमें कि जीवन में क्या होगा, यस में, G2 में, फिर प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टीलोफेज में क्या होता है, यही पढ़ना है बेसिक चीजें। ठीक, तो एक जो सेल है, इस सेल को क्या करना है, डिवाइड करना है। इस सेल से दो सेल बनानी है, एक सेल से दो सेल बनानी है। ये है पेरेंट सेल, क्या है, पेरेंट सेल, और इससे डॉटर सेल्स बनानी है। क्या बनानी है, डॉटर सेल्स बनानी है। ये जो दो सेल्स बनेंगी नहीं, इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है, तो इसको डिवीजन करने के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है, उस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो हमने एक डायग्रामेटिक इस तरीके से व्यू आपको दिखाया था कि G1, यस और G2, और इसको बोलते हैं हम यम फेज। क्या बोलते हैं, यम फेज। ये है यम। अब यम में हमने इस तरीके से पार्ट कर दिए थे। क्या कर दिए थे, पार्ट कर दिए थे। जैसे ये पूरा इंटरफेज है, ठीक है, मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, आपको और अच्छी क्लियरिटी आएगी। ठीक, देखो यहाँ से ये इसका मैंने कलर गायब कर दिया। ठीक, ये जो ब्लू कलर से है ये है आपका यम फेज, और जितना आपका ग्रीन कलर से है ये जो है ग्रीन कलर से, ठीक, ये है आपका इंटरफेज। ये ग्रीन कलर वाला क्या है, ये है इंटरफेज। इंटरफेज जो कि नॉन डिविजिबल फेज है, इसमें सेल का डिवीजन नहीं होगा। G1, यस और G2 ये तीनों पार्ट है इंटरफेज के, और इंटरफेज को हम नॉन डिवाइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग। ये चीजें सभी याद रखो, इसी पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इन तीनों प्रवस्थाओं में सेल केवल मेंटेन होती है डिवाइड करने के लिए। एक्चुअल डिवीजन जो है वो होता है यम फेज में, और यम फेज में फर्दर हमने कई सारे पार्ट कर दिए थे। पहला तो था हमारा इसमें प्रोफेज, और दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज, और फिर था टीलोफेज, और लास्ट में था साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, क्योंकि ये जो है ना, ये चारों तो कैरियोकाइनेसिस है। क्या है, कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। एक एरो भी ऐसे लगा लेना, क्योंकि पहले G1 होगी। कोई सेल जब डिवाइड करने चलेगी तो सबसे पहले क्या होगा, G1, फिर वो यस में जाएगी, तो जो एस के इवेंट हैं वो यस वाली प्रवस्था में होंगे। फिर G2 होगा, फिर G2 के बाद में यम फेज स्टार्ट होगा। ये जो यम फेज है, इसमें सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, और कैरियोकाइनेसिस में भी फर्स्ट जो स्टेप होता है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस। तो जो सेल यहाँ से स्टार्ट हुई थी वो यहाँ आते आते यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये बेसिक चीज एकदम कंसेप्ट आपका फिट होना चाहिए। ठीक, जो सेल जीवन में स्टार्ट किया था डिवीजन के लिए, वो इंटर की थी जीवन में, G1, यस, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, देन उसके बाद में दो सेल्स बन गई। इतना मैंने आपको बेसिक समझाया था। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन मैं जहां बता दूंगा भैया वहीं से आएगा। ठीक, 4th यूनिट हम पढ़ रहे थे, इसमें सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी अभी के लिए इतना आपको पता है। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे लिखी हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे। द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस which takes place in the formation of new cell from the pre-existing cell is called cell cycle। मतलब परिवर्तनों की, चेंजेस की वह श्रृंखला जिसके द्वारा पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे हम कोशिका चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका चक्र, मतलब सेल साइकिल बोला जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, इवेंटों का प्रोसेस है। सेकंड पॉइंट, सेल साइकिल इंक्लूड्स इंटरफेज एंड डिवीजन फेज, जिसको हम यम फेज बोलते हैं। ठीक है, और जो इंटरफेज है ये नॉन डिवाइडिंग होता है। ठीक, इसको डिवीजन फेज नहीं बोल सकते हो। तो सेल साइकिल में दो ही चीजें आती हैं, इंटरफेज एंड डिवीजन फेज, है जिसको हम यम फेज बोलते हैं। ठीक है, कोशिका चक्र के अंतर्गत इंटरफेज और विभाजन की अवस्थाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम बात कल ही कर लिए थे इंटरफेज क्या होता है, हम फिर से आपको 2 मिनट में रिवाइज करा देते हैं जल्दी जल्दी। इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज। क्या है, रेस्टिंग फेज। अगेन यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रेस्टिंग फेज किसको बोलते हैं, तो इंटरफेज को कहते हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स,
अब बोला है इस बात को समझो, दो लगातार विभाजन के बीच की जो विश्राम अवस्था है उसको हम इंटरफेज बोलते हैं। अब दो लगातार विभाजनों के बीच की विश्राम अवस्था, ये क्या मतलब? देखो कोई भी सेल थी, ये सेल मान लो पेरेंट सेल है, ठीक, ये क्या है? पेरेंट सेल। ये डिवीजन के लिए सबसे पहले कहाँ जाएगी? जीवन में जाएगी, जीवन में। जीवन से कहाँ जाएगी? यस में जाएगी। यस के साथ, यस के बाद कहाँ जाएगी? जी2 में। जी2 के बाद कहाँ जाएगी? यम फेज में। अब अच्छे से समझना इस चीज को, कहाँ जाएगी? यम फेज में। अब यम फेज में जाने के बाद में ये फिर कहाँ जाएगी? अब देखिए ये इतना पार्ट जो है तुम्हारा, ये है इंटरफेज। ये क्या है? ये है इंटरफेज। इंटरफेज जी1 यस और जी2 इंटरफेज है। ये है आपका डिवीजन फेज, या जिसको तुम यम फेज बोलते हो। क्या बोलते हो? यम फेज, या इसको बोलते हो आप डिवीजन फेज। डिवीजन फेज। अब ये जो यम में दो सेल्स हैं, ये क्या है? दो सेल्स। बात अच्छे से समझ में आ रही? जो एक सेल पेरेंट सेल स्टार्ट हुई थी डिवीजन के लिए, तो सबसे पहले जी1 फिर यस फिर जी2 फिर यम। उसके बाद में इसमें क्या हुआ? साइटोकाइनेसिस हुई होगी, यम फेज का ही पार्ट है लास्ट वाला। तो दो सेल्स बन गई होंगी, पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बन गई। अभी जो सेल्स हैं ये अगेन कहाँ स्टार्ट होंगी? फिर से क्या चालू करेंगी? इंटरफेज। क्या चालू करेंगी? इंटरफेज। कहाँ से? यहाँ आके ये जो नई सेल्स हैं ये फिर से डिवाइड करेंगे और बनाएंगी चार सेल्स। तो जो दो सक्सेसिव डिविजन्स होते हैं, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज between two successive cell divisions. During this phase, cell prepare itself for the next division. बात को समझो। अब ये जो सेल्स बनी है ना, ये इंटरफेज में जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनको दोबारा डिवाइड करना है। क्या करना है? जो न्यू सेल्स बनी है ये, इनसे फिर से दो दो सेल्स बनानी है इस तरीके से। ये बात में समझ में आई? इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज में कोई डिवीजन नहीं होता है। इंटरफेज में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर इटसेल्फ, ये स्वयं को प्रिपेयर करती है, मेंटेन करती है सेल फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, मतलब अगले डिवीजन के लिए तैयारी की जाती है। तो इंटरफेज में क्या होता है? ये बात समझ में आई? सिर्फ तैयारी की जाती है। अब तैयारी किस चीज की करोगे? अब भाई मान लो तुमको जाना है शिमला, तो तैयारी किस चीज की करोगे? भाई वहां ठंडी पड़ती है ना इस टाइम, तो किस तरीके की तैयारी करोगे? अब जहां आपको जाना है, जो आपका लक्ष्य है, उसी के अनुसार तो तैयारी करोगे। तो आपको सेल डिवाइड करना है। अब एक सेल जब डिवाइड करती है तो दो बराबर सेल बनती है। इसमें भी कुछ जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल जाएगा, इसमें भी क्रोमोसोम सेल ऑर्गेनल्स होंगे, इनमें भी जाएंगे। तो मतलब ये है कि एक सेल से दो बनाना है अगर, तो मटेरियल जितना इस सेल में है उसको डबल करना पड़ेगा। सब कुछ डबल करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। भाई सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? बेसिक चीजें पढ़े हो ना पहली यूनिट से। सेल के अंदर जितना मटेरियल है उसको डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य यही है, दो जगह विभाजित करना। और ये जो दोनों सेल्स हैं ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए फर्स्ट वाले की। आइडेंटिकल कहने का मतलब सभी चीजें लगभग 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 क्या, बिल्कुल बराबर ही होनी चाहिए। डॉटर सेल्स जो है वो पेरेंट सेल के सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? मेंटेनेंस होगा। मेंटेनेंस में वो क्या होगा? चीजों को सिंथेसाइज किया जाएगा। तो ये जितने आपको हम स्टेप पढ़ाएंगे, जी1 यस जी2, इसमें क्या होगा? सेल मेंटेन करेगी खुद को, सेल खुद को प्रिपेयर करेगी, प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन, देयर फॉर इट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। मतलब इंटरफेज के दौरान जो सेल है ये, इस सेल का न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म जो होता है ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। क्योंकि एक्टिव नहीं होगा तो भाई सिंथेसिस कैसे होगी चीज़ों की? तो यहाँ हिंदी में भी समझ लीजिए एक मिनट में। दो लगातार विभाजन के बीच की विश्राम अवस्था को इंटरफेज या अंतरावस्था बोलते हैं। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को अगले विभाजन के लिए तैयार करती है। इसलिए इस प्रावस्था या अवस्था में केंद्रक तथा जीव द्रव्य उपापचयी रूप से सक्रिय रहता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आइए अगला पॉइंट। इंटरफेज
is the longest duration and is divided into following सब phases। तो इंटरफेज जो होता है, आपको मैंने कल ही बताया था कि इंटरफेज जो है ये अप्रोक्सीमेटली 95% टाइम लेता है। जैसे कि मैंने बताया था ह्यूमन सेल जो होती है, ह्यूमन सेल मानव कोशिका 24 आवर में क्या करती है, डिवाइड करती है, 24 घंटे में वो डिवाइड करती है। अब 24 घंटे में से जो 23 घंटे हैं वो सिर्फ इंटरफेज में लग जाते हैं। किसमें? इंटरफेज में। और जो एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है। 1 घंटा लगता है आपके यम फेज में। किसमें लगता है? यम फेज में। तो आप सोच रहे हो कि भाई जहाँ एक्चुअल में डिवीजन हो रहा है वहाँ 1 ही घंटा लगा। अरे ये सोचो पहले, तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, तो जो जर्नी होती है ना, यहाँ से जब उस किसी पार्टिकुलर पद तक पहुंचोगे तो वहां तक जाने का जो रास्ता है उसमें समय लगता है या सीधा पहुंच जाना। बात को समझ रहे हो ना? इस सेल का लक्ष्य है डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड कब करेगी? जब मटेरियल डिवीजन भर का होगा। तो वो मटेरियल तो इंटरफेज में तैयार करना है ना। फिर तो जब मटेरियल अवेलेबल है दो सेल के बराबर का, तो डिवाइड तो कभी भी कर लोगे थोड़े से समय में। तो यम फेज में सिर्फ डिवीजन होता है। ठीक। वैसे नाटकीय है ये जो अवस्था है, बड़ी नाटकीय होती है, इसमें बहुत कुछ होता है, घटनाएं कई सारी होती है इसमें, अभी आगे बताएंगे सब। तो इतना याद रखना है, जो इंटरफेज है ये लॉन्गेस्ट होता है। इंटरफेज कैसा होता है? लॉन्ग होता है। और यम फेज क्या होता है? ये स्मॉल मतलब शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट। इसका लगभग 5% समय इसमें लगता है और ये 95% समय खा जाता है इंटरफेज। तो ये बात भी क्लियर हो गई। जितनी चीजें मैं नोट कराता हूँ सब आप नोट करोगे। ईस्ट सेल का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट सेल जो होती है वो 90 मिनट में ही डिवाइड कर जाती है। तो इंटरफेज, इतनी बात समझ में आई, इंटरफेज लंबे समय तक चलती है और इसकी उप अवस्थाएं निम्न प्रकार है। पहला है जीवन फेज। दिस फेज इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के ले लो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। और जनरली ये जो प्रोटीन है वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन? मतलब आपको ये याद कर लेना है और कुछ नहीं। जीवन फेज में आरएनए की सिंथेसिस होती है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। दिस फेज टेक्स अबाउट 30 to 40% ऑफ द कंप्लीट सेल साइकिल। मतलब जो पूरी सेल साइकिल है उसका लगभग 30 से 40% समय जो है वो सिर्फ जीवन फेज में गुजारा जाता है। ये बात समझ में आई? इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी सिंथेसाइज किया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं लिखी, वो भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, वो भी आप नोट कर लीजिए। इसमें जो है जीवन में क्या क्या होता है, आरएनए एंड आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस तो होगा ही। इसके अलावा इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं आपके, मतलब कोशिका अंगक की सिंथेसिस होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है। इसके अलावा और क्या होता है इसमें? इसके अलावा सेल जो होती है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ठीक, एक्टिव होती है। ये क्या लिख दिए? एसिडिव एक्टिव होती है। ठीक, तो कई सारे प्रोसेस होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारी चीजें घटनाएं घटित होती हैं। हमने ये जीवन जीतू और यस कल आपको अच्छे तरीके से बताया था। ठीक, कल वाला लेक्चर अगर देखो तो ये चीजें क्लियर होंगी, बस हम रिवाइज करा रहे हैं। यस फेज में क्या होगा? दिस फेज इज डीएनए रिप्लिकेशन। मतलब इन दिस फेज डीएनए रिप्लिकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इज टेक्स प्लेस। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला था कि यह जीवन में नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनती है। जो प्रोटीन लिखा है नॉन हिस्टोन होगा, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस यस फेज में होता है। ये कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए का रिप्लिकेशन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो यस फेज में होता है। दिस फेज टेक्स अबाउट 30 to 50% ऑफ टाइम ऑफ द
टोटल सेल साइकिल, तो टोटल सेल साइकिल का इतना समय इसमें व्यतीत होता है। अब बात करते हैं G2 फेज की। G2 फेज, इन दिस फेज न्यूक्लियस हैज डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ डीएनए का रिप्लिकेशन डुप्लीकेशन सब यस फेज में हो गया है, और यस फेज के बाद में जीवन आएगा। जैसे सॉरी G2 आएगा, जीवन के बाद आया यस, यस के बाद में क्या है G2। तो इसमें मान लो गुणसूत्र का मात्रा 2C था, तो यस में क्या होगा, यस में भैया वो डबल हो जाएगा 4C। तो आगे जब बढ़ोगे G2 तो G2 में भी तो 4C होगा। तो यहाँ पे यस में डबल हो जा रही है मात्रा डीएनए की, इसीलिए लिखा है G2 में कि इन दिस फेज न्यूक्लियस हैज डबल अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि इस फेज में डुप्लीकेशन रिप्लिकेशन हो गया। दिस फेज हैज शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े ही समय का होता है। इट्स ड्यूरेशन इज 10 to 20% ऑफ सेल साइकिल। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन इंटरफेज। इट इज अबाउट 90 to 95% ऑफ टोटल सेल साइकिल। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि अधिकतम समय जो हो वो इंटरफेज अवस्था में लगता है। अब हम बात करते हैं सीधा समसूत्री विभाजन की। किसकी? समसूत्री विभाजन, जो मेन टॉपिक है आज का। इतनी देर में मैंने पिछली वाली चीजें आपको रिवाइज कर दी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीधा इसी लेक्चर को देख रहे होंगे, पहला लेक्चर नहीं देखे होंगे, तो उनको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो हम बात करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन खूब आते हैं। तो समसूत्री विभाजन में होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। इसको बोला गया है समसूत्री। तो समसूत्री का मतलब जो सेल है वो डिवाइड करेगी। अब इस सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे, मान लो 10 क्रोमोसोम थे, तो ये क्रोमोसोम का नंबर जो है इन दोनों सेल्स में भी समान रहेगा। यही तो होता है माइटोसिस। अगर यहीं पे बात की जाए मियोसिस की, मियोसिस जो होता है, तो मियोसिस में अगर सेल में 10 क्रोमोसोम हैं और इससे जो सेल्स डिवाइड करेंगी 4 सेल्स बनती हैं, वो बात अलग है। तो यहाँ पे 5 क्रोमोसोम जाएंगे, यहाँ नंबर हाफ हो जाएगा। इसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं मियोसिस को। और माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो ये डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत सारे होते हैं, आगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे चीजें समझ में आती जाएंगी। तो इतना समझ लो कि इसको समसूत्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसीलिए इसको माइटोसिस या समसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो भैया सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ठीक। द डिवीजन इन विच टू डिप्लॉयड सेल्स, मतलब टू डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब ऐसा विभाजन या डिवीजन जिसमें एक डिप्लॉयड सेल से 2 डिप्लॉयड सेल्स बनती हो, उसको माइटोसिस बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, ये एक 2n सेल्स है और जो डिवाइड करके 2 सेल बना रही है, जिसकी भी प्लॉइडी कितनी है, 2n ही है। इन दोनों सेल्स की भी प्लॉइडी कितनी है, 2n है। प्लॉइडी मतलब समझते हो, गुणिता, गुणिता जिसको बोलते हैं। ये भी डिप्लॉइड है, और जिससे जो 2 सेल्स बनी हैं 1 + 2 बोल दो 1 2, ये जो सेल्स हैं इनकी भी प्लॉइडी कितनी है, डिप्लॉइड। ये भी सेल डिप्लॉइड है, और जो डिवाइड की है वो भी डिप्लॉइड है। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, इसमें अगर डिप्लॉइड सेल्स हैं तो डिवाइड करके जो सेल बनेगी वो हैप्लॉइड होंगी। कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक चीज है, सबसे बेसिक पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑल सोमेटिक सेल। अब देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइटोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑल सोमेटिक सेल्स, मतलब जितने भी सोमेटिक सेल, कहने का मतलब जो हमारी दैहिक कोशिकाएं हैं, वर्धी कोशिकाएं जिनको बोलते हैं ना, दैहिक कोशिकाएं, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, हर जगह आपको ये डिवीजन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे ग्रोथ होती है बॉडी की। जर्म सेल हो गई एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें देखने को मिलेगा। जो प्लांटों की बात करें उसमें जो विभज्योतक कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऑल सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स, इवन जर्म सेल्स भी। लेकिन जब स्पर्म और ओवम का प्रोडक्शन करना होगा तब ये डिवीजन नहीं होगा, वहां पे मियोसिस होगा, अर्धसूत्री। क्योंकि वहां पे नंबर जो है क्रोमोसोम का हाफ करना रहता है, समझ रहे हो ना।
आगे बताएंगे आपको। ये जो है माइटोसिस से कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ऑल सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। दिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो माइटोसिस होता है या माइटोटिक होता है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जीव है, जीव की वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, एक सेल से जब दो सेल बनेगी तो ये क्या होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, ग्रोथ होगी होगी वो देगी। चलिए अगला पॉइंट है, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट है प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, लास्ट है टेलोफेज। माइटोसिस मतलब समझ रहे हो ना, इंटरफेज तो हम तुमको पढ़ा दिए। देखो सेल डिवीजन जो है फिर से समझ लो, अभी यहाँ पे फिर तुमको डाउट आएगा, डाउट हम होने नहीं देंगे। सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन में दो पार्ट है, एक तो इंटरफेज, क्या है, इंटरफेज, और दूसरा है यम फेज। यम फेज, यम फेज जो है इसी को हम माइटोसिस बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, माइटोसिस। ये है इंटरफेज। इंटरफेज की तो हम बातें पढ़ चुके हैं, जीवन, यश और G2। अब हम बात करेंगे यम फेज की, माइटोसिस की। तो माइटोसिस की अब अवस्थाएं पढ़ो, प्रोफेज पढ़ो, फिर पढ़ो मेटाफेज, फिर पढ़ो उसके बाद में एनाफेज, लास्ट में पढ़ो टीलोफेज, और उसके बाद में पढ़ाएंगे आपको साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस पहले इंटरफेज पढ़ाया, उसमें जीवन यश G2 पढ़ाया, लास्ट में अब हम पढ़ेंगे इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन उसके बाद में साइटोकाइनेसिस। तब एक सेल डिवाइड करके इस तरीके से दो बनाएगी। इन सब के इवेंट आपको तब जाके समझ में आएंगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये पक्का है। ठीक है, तो पहला जो माइटोसिस या यम फेज का जो फर्स्ट पड़ाव है, पहला पड़ाव वो है प्रोफेज। क्या है, प्रोफेज, जिसको हम पूर्वावस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश का ही टर्म हिंदी में भी लिखा रहता है प्रोफेज हिंदी में, या पूर्वावस्था बोलते हैं शुद्ध हिंदी में बोले तो। इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ये तो आप जानते ही हो। प्रोफेज इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड टेक्स 1 to several hours, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जो माइटोसिस है वो माइटोसिस में से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। द मेन इवेंट ऑफ प्रोफेज आर फॉलोज, तो ये देखिए कि प्रोफेज में क्या क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं प्रोफेज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या होगा प्रोफेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटिन नेटवर्क इज ओपन एंड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, दीज क्रोमोसोम्स आर थिक और शॉर्ट। ये बात समझ में आई, क्योंकि जब एक सेल डिवाइड करने चलती है तो इसमें इस तरीके का जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो जब पहले ये इंटरफेज फेज में जाती है, इंटरफेज जैसे ही मैं कहूँ तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, क्या, G1 यस और G2, क्योंकि इंटरफेज के तीन पार्ट है ना बेटा, G1 यस और G2। तो जैसे इंटरफेज हम कहें मतलब G1 यस और G2, और इन तीनों में क्या हो रहा था, इन तीनों में डिवीजन नाम की कोई चीज नहीं हुई, सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस हुई, डीएनए का रिप्लिकेशन हुआ, हिस्टोन प्रोटीन बनी, आरएनए सिंथेसाइज हुआ, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस हुई। ये सब पार्ट हुई इंटरफेज में, और तो कुछ हुआ नहीं, सेल तो डिवाइड नहीं की। तो ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, ये लंबे लंबे बड़े बड़े गुणसूत्र पड़े हुए थे। ठीक है, तो G2 के बाद में जब ये आएगा प्रोफेज, तो प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, किसका, क्रोमोसोम्स का। जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, पतला पतला लंबे लंबे धागे पड़े हुए थे डीएनए से बने हुए क्रोमेटिन नेटवर्क, वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे, किसमें, प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पहला और मेन इवेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछते हैं इस पे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमेटिन नेटवर्क इज ओपन एंड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड, दीज क्रोमोसोम्स आर थिक और शॉर्ट, मतलब ये जब भाई कोई चीज लंबी है तो बड़ी होगी, जब उसको क्या करोगे आप, थोड़ा मोटा करने लगोगे तो छोटी नहीं होने लगेगी, समझ रहे हो ना। सेकंड है ईच क्रोमोसोम ब्रेक्स लेंथ वाइज इन टू थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिड, मतलब
इंटरफेज में क्रोमोसोम जैसी कोई संरचना थी नहीं, वो कब बनेगी, प्रोफेज में बनना स्टार्ट हुआ। जो आपका मटेरियल ऐसे ऐसे मान लो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, ठीक, कोई क्रोमोसोम का शेप नहीं था। ये क्या होगा, अब थोड़ा सा छोटा होने लगेगा, क्या होगा, थोड़ा सा छोटा होने लगेगा, प्रॉपर शेप आने लगेगा इसमें, ठीक है। क्या आने लगेगा, शेप, ये क्रोमोसोम मान लो है, लेकिन इसमें कोई अभी कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये जो प्रोफेज है इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम के बीच में एक इस तरीके से खांच बनने लगेगी और ये दो क्रोमेटिड में डिवाइड हो जाएगा। बीच में क्या बनेगा, सेंट्रोसोम बन जाएगा, सेंट्रोमियर बन जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है, देखो क्या लिखा है, ईच क्रोमोसोम ब्रेक लेंथ वाइज, मतलब एक ही क्रोमोसोम में ब्रेकिंग आ गई है, बीच में लेंथ वाइज ब्रेक हो गया है, ब्रेक लेंथ वाइज इन टू थिन थ्रेड, तो दो थ्रेड बन गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, ये पूरा क्रोमेटिड है। दीज क्रोमेटिड्स रिमेन्स यूनाइट एट सेंट्रोमियर, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सब तुम लोग भूल जाते हो ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इसको याद कर लो। जो क्रोमोसोम है, इसके जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड आपस में यहाँ पे जुड़े होते हैं, क्या होते हैं, जुड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक, कलर में चेंज कर देता हूँ। ये जो पार्ट है ना, ये इसको बोलते हैं हम काइनेटोकोर, क्या बोलते हैं, सॉरी, सेंट्रोमियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। और इसके ऊपर इस तरीके से काइनेटोकोर लगे होते हैं, एक उधर भी लगा होगा, ठीक, इसके ऊपर लगे होते हैं क्या, काइनेटोकोर, खुटिया लगी होती है, इसको खुटिया, खुटिया टाइप समझ सकते हो, ठीक, काइनेटो कोर, काइनेटोकोर लगे होते, तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, ये तो सब पहले ही पढ़ा चुके हैं थर्ड यूनिट में ही आपको। ये बात समझ में आई, तो प्रोफेज में क्या हुआ ये समझो, द टू सेंट्रियोल्स आर फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल, मतलब सेंट्रियोल भी अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। फ्रॉम सेंट्रियोल्स spindle fibers and ester rays are formed. Both are collectively called mitotic apparatus, which is responsible for chromosome movement। मतलब ये एक सेल है, अब इसमें आपके इस तरीके से कुछ क्रोमोसोम्स बन गए हैं, ठीक, ऐसे ऐसे क्रोमोसोम है, ठीक, ये मैं क्रोमोसोम कुछ बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक। अब इस क्रोमोसोम में क्या होगा, सेंट्रोमियर है यहाँ पे, और इन सेंट्रोमियर से जुड़े हुए काइनेटोकोर होंगे, क्या होंगे, काइनेटोकोर। यहाँ पे ये काइनेटोकोर ने दूसरे कलर से बना हुआ है ना, ये है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर लगे हुए हैं इस तरीके से। अब ये जो काइनेटोकोर हैं, आपको पता है यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं, क्या होते हैं, सेंट्रियोल। इन सेंट्रियोल का सिंथेसिस कब हुआ था, यस फेज में, कल मैंने पढ़ाया था सब ना, सेंट्रियोल की सिंथेसिस यस फेज में होती है। यहाँ देखिए इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ से एस्टर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये इस तरीके से यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कहाँ जुड़ जाएंगे, ये इस तरीके से जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम, और कुछ इधर जुड़ जाएंगे। फिर क्या होगा, इनके द्वारा ये खिंचाव होगा, ये वाले क्रोमोसोम इधर खींचेंगे, ये वाले इधर, तो अपोजिट पोल की ओर इनका क्या होगा, खिंचाव होने लगता है। ये जो सेंट्रियोल और ये जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है, इसको कलेक्टिवली सभी चीज़ों को, इनको और इनको मिला के बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस, व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट, जो कि क्रोमोसोम के इस तरीके से ये इधर भागेंगे और ये वाले इधर खींचे जाएंगे, तो इनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट है इसका, बाई द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हम बात आपको बता रहे हैं, कौन कौन सी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये इतनी चीजें डिसअपेयर हो जाती हैं प्रोफेज के लास्ट में, यहाँ पे लिख दो, ठीक। प्रोफेज जो है आपका, प्रोफेज के लास्ट में क्या क्या होता है, घटना होती है,
गोल्जी बॉडी, उसमें कुछ आधी अधूरी बातें लिखी हैं तो मैं पूरा कर दूँ। गोल्जी बॉडी हो गया, इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल ऑर्गेनल्स जो ये हैं। इसके अलावा हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। ये सब डिसअपेयर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये रीअपेयर भी होंगे आगे चलकर, किस फेज में होंगे वो भी याद रखना पड़ेगा। तो प्रोफेज, जो लास्ट प्रोफेज होता है उसमें गोल्जी बॉडी हो गया, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये डिसअपेयर हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। किसकी? मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज, जिसको हम मध्यावस्था बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मध्यावस्था, मध्यावस्था बोला जाता है, ठीक, मध्यावस्था। इट इज द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस, ये माइटोसिस का या यम फेज का सेकंड फेज है। एंड इट्स मेन इवेंट आर एज फॉलोज, पहला इसका इवेंट है, इन द मिडिल ऑफ सेल अ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड इक्वाटोरियल प्लेट और सेल प्लेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। ये सेल है, क्रोमोसोम्स बीच में इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं और यहाँ पे आपके वो स्पिंडल फाइबर यहाँ से निकलेंगे, ठीक। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो बीच में अलाइन हो जाते हैं। कहाँ अलाइन हो जाते हैं? बीच में, सेल के बीच में एक मिड प्लेट बना लेते हैं जिसको इक्वाटोरियल प्लेट या सेल प्लेट बोला जाता है। ये कब होता है? क्रोमोसोम मिड प्लेट पे कब आते हैं? सेल के मिड में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कब बनाते हैं? मेटाफेज में, ठीक। All the splitted chromosomes are arranged on both sides of equatorial plate, and one each side there is half the number of chromosomes. The centromere of chromosome remains toward the pole while their arm are toward equator। ये लाइन समझो। अगर इसको हम थोड़ा और आगे बनाएं तो क्या होगा? ये इधर से खींच रहे थे ना, ये साले इधर से खींच रहे थे पकड़ के, तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का हो गया होगा। भाई यहाँ पे पकड़ के खींचे हो तो इसको जब खींचा जाएगा यहाँ से, ये दूसरे क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक। इधर है दूसरा, के दोनों एक ही क्रोमोसोम को खींचेंगे तो कहाँ भागेगा वो, ठीक है। तो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से इस तरीके से भागता है, ठीक। इस तरीके से क्रोमोसोम मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम। ये जो सेंट्रोमियर है, बिंदु है, बीच वाला जो पॉइंट है, ये किधर जाता है? द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स टूवर्ड द पोल, ये पोल की ओर भागता है। विल देयर आर्म्स, ये दोनों क्या हैं? ये आर्म हैं, आर्म है क्रोमोसोम की, भुजाएं हैं। आर टुवर्ड्स इक्वेटर, मतलब ये इक्वेटर, इक्वाटोरियल प्लेट जो है इक्वेटर, ये बीच की ओर हो जाएंगे और इनके जो बीच का पार्ट है सेंट्रोमियर, ये पोल की ओर खिंच जाएगा। ये इतनी बात समझ में आई, ठीक। लास्ट पॉइंट है, बाय द एंड ऑफ मेटाफेज, जो मध्यावस्था का अंत होता है, सेंट्रोमियर ब्रेक्स फ्रॉम द मिडिल एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, मतलब ये यहाँ से पॉइंट टूट जाएगा और दोनों क्रोमोसोम, ये जो दोनों क्रोमेटिड है, अलग हो जाएंगे। दीज सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड, इनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये इस तरीके से बिल्कुल नहीं हटेंगे। देखो, अगर क्रोमोसोम इस तरीके का है, ठीक, ऐसा ऐसा, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होगा ये ब्रेक हो जाता है, ये सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग, ये वाला अलग। तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। ये पूरा कंप्लीट एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है, मैंने बताया था। बस इसमें क्रोमेटिड दो हैं। क्रोमेटिड कितने हैं? क्रोमेटिड दो हैं और क्रोमोसोम एक ही है, क्रोमोसोम एक है, तो क्रोमेटिड दो हैं। अब ये क्रोमेटिड आपस में अलग अलग हो गए मेटाफेज के लास्ट में,
तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जब अलग हो जाएंगे तो इनको बोलोगे आप सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलोगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ऑल पॉइंट आर क्लियर? यस क्लियर। चलिए आगे चलिए। चलिए अब हम बात करते हैं एनाफेज की। ठीक, थर्ड पॉइंट, यम फेज का थर्ड पॉइंट। यम फेज मतलब माइटोसिस। माइटोसिस ही तो पढ़ रहे थे, प्रोफेज पढ़ा हमने, मेटाफेज पढ़ा। अब बात करते हैं एनाफेज की। किसकी? एनाफेज की। इट इज द third phase of mitotic division and its main event are follows. First, due to repulsive force, the sister chromatids move towards the opposite pole. Repulsive force is produced by contraction of spindle fiber. तो ये तो बात मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पे जब इस तरीके से स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़ जाएंगे, हम एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एक एग्जाम्पल सिर्फ, इसके काइनेटोकोर से इस तरीके से जब जुड़ जाएंगे, ये एक ही क्रोमोसोम है, कंप्लीट पूरा एक क्रोमोसोम है और इसमें 2 क्रोमेटिड है। ठीक, तो जब क्रोमेट इनका बीच का सेंट्रोमियर टूटेगा, कब टूटेगा? जब ये दोनों खिंचाव करेंगे, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो एक क्रोमोसोम में जो 2 क्रोमेटिड थे, एक ये था एक ये था, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और ये क्रोमेटिड इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं आई? आई होगी ना। ठीक है। सेकंड है, ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड दियर सेंट्रोमियर रिमेन्स टुवर्ड पोल एंड आर्म टुवर्ड्स इक्वेटर। तो इसकी भाई जो सेंट्रोमियर है वो पोल की ओर खींचेगा, तो इनकी आर्म इस ओर झुक जाएंगे, इक्वेटर की ओर। ठीक है। लास्ट इवेंट, फोर्थ नंबर इवेंट, माइटोसिस का लास्ट फेज। इट इज द फाइनल फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड इट्स मेन इवेंट्स आर फॉलोज। इसमें क्या होगा भाई? इसमें क्या होगा? ये जो लास्ट इवेंट बचा हुआ है, इन दिस स्टेज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन डिवाइडिंग सेल एंड 1 सेट इज प्रेजेंट एट ईच पोल। तो मतलब जो सेल थी, इसमें आधा क्रोमोसोम, कहने का मतलब एक क्रोमेटिड इधर आ गया और एक क्रोमेटिड इधर आ गया, दोनों पोल में अलग अलग चले गए। ठीक, जो दो आपस में क्रोमेटिड जुड़े हुए थे, मान लो ऐसे ऐसे जुड़े हुए थे ना, तो वो अलग अलग हो गए। इस तरीके से क्रोमोसोम था और वो मेटाफेज के बाद में, सॉरी एनाफेज में क्या हो गया? अलग अलग पोल पे चले गए। वो इस तरीके से थे और अब इस तरीके से अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। क्रोमोसोम्स अनक्वाइल्ड टू फॉर्म क्रोमेटिन नेट। अब फिर से ये क्वाइल्ड था ना स्ट्रक्चर, अब ये फिर से अनक्वाइल्ड होने लगेंगे। टीलोफेज में क्या होगा? फिर से अनक्वाइल्ड होने लगेंगे, लंबे लंबे थ्रेड लाइक क्रोमेटिन बनने लगेंगे। कंडेंस फॉर्म में आ गए थे, जब ये डिवाइड हो गए दोनों ओर, तो फिर से क्या होगा? फिर से ये अनक्वाइल फॉर्म बनाने लगेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क का। अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपेयर। तो टीलोफेज वो पार्ट है जिसमें फिर से वो मटेरियल रीअपेयर होने लगता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी फिर से बनने लगेंगे। और क्या होगा? और क्या होगा भैया? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरीके से दोनों के चारों ओर बनने लगेगी। ये जो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए हैं क्रोमेटिड्स, ये इस तरीके से होने लगेगा। और आगे चलकर क्या होगा? एक पॉइंट और इसमें बचा है, स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टर्स रेस डिसअपेयर। अब जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर होंगे उनका तो काम खत्म हो गया, वो क्रोमोसोम को पकड़ के दोनों ओर खींच दिए, तो वो अब खत्म हो जाएंगे, डिसअपेयर इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक, अब ये जो बना है इसके ओर चारों ओर क्या बन गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। इन दोनों में बराबर संख्या में इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इधर भी बनेंगे, इधर भी साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus दोनों में बराबर बनेगी। ठीक है। न्यूक्लियोलस का सिंथेसिस दोनों में एक एक हो जाएगा। ये इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई। आई। चले अगले। अब होगा साइटोकाइनेसिस, क्योंकि अब काम खत्म होना है, अब काम खत्म होने वाला है माइटोसिस का, सेल डिवीजन खत्म होने वाला है। ये सेल है, इस तरीके के स्टार्टिंग में इस तरीके के क्रोमोसोम थे, उनको आपने खींच के क्या किया भैया? यहाँ से इसको खींचा और इधर यहाँ से इसको खींचा, तो ये एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ये सेल के अंदर की बात हो रही है। खींचा गया, ये दोनों इधर आ गए। तो पहले डिसअपियर चीज़ें जो हुई थी वो फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके ओर
चारों ओर अपीयर होने लगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई ना? ये जो है, अब क्या होगा, अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों की ओर बन रही है, अब इसको बीच से सेल को बस डिवाइड कर दो तो दो सेल बन जाएंगे और दोनों में क्रोमोसोम भी आपके उतने ही संख्या में प्रेजेंट होंगे। तो साइटोकाइनेसिस में क्या करना है समझो। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस, अब ये मत पूछना कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, यही तो पढ़ रहे थे। कैरियोकाइनेसिस में ही तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज पढ़े हो अभी। तो कैरियोकाइनेसिस तो गया हो। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। द प्रोफेज ऑफ साइटोकाइनेसिस, सॉरी, प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस डिफर्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोकाइनेसिस में बस दो ही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ दो ही क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि ये कैरियोकाइनेसिस से पहले होगा या बाद में होगा, तो ये याद रखना है कैरियोकाइनेसिस से बाद में होगा। और दूसरा सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है और प्लांट सेल में कैसे होता है। बस दो ही तो क्वेश्चन बनते हैं इससे हमेशा। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज accomplished by the formation of cell plate at the equator। मतलब ये एनिमल सेल है, क्या है, मान लो ये है एनिमल सेल, ठीक, और ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल तो डिफरेंस समझो, इसमें भी मान लो बराबर बराबर क्रोमोसोम दोनों ओर पहुंच गए हैं और सेल मेम्ब्रेन भी दोनों, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह बन चुकी है, ठीक है। प्लांट से, अब भाई प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, डिवाइड तो सभी करती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये समझो, ठीक है। इन एनिमल सेल ऑफ फरो अपीयर्स एट द इक्वेटर व्हिच depends and constrict the cytoplasm and cell divide into two daughter cells। ये जो एनिमल सेल है इसमें क्या होगा, इसमें ये बाहर वाली सेल जो है बीच में थोड़ा अंदर की ओर फरो बनने लगेगा, इस तरीके से इसमें खांच बनने लगेगी। थोड़ा और आगे चलकर क्या होगा, ये इस तरीके से जुड़ जाएगी आपस में, ठीक है। और ये सेल्स दो अलग अलग डिवाइड हो जाएंगी, हो गई। तो ये है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। और इसमें क्या होगा, बीच से एक प्लेट बनना स्टार्ट होती है, इक्वेटर प्लेट। और ये क्या होती है, ये धीरे धीरे चलकर बड़ी होगी और कुछ देर बाद क्या होगी, पूरी बिल्कुल खड़ी होगी इस तरीके से इसमें, ठीक है। और फिर दोनों सेल्स डिवाइड कर जाएंगी। तो ये बात समझ में आई एनिमल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स जो है उसमें बाहर से, सेल में बाहर से अंदर की ओर फरो बनती है, ये एक खांच बनना स्टार्ट होती है। और जस्ट लाइक इसका अपोजिट, यहाँ पे क्या होता है, खांच नहीं बनती, अंदर से एक प्लेट बनना स्टार्ट होती है और वो प्लेट ग्रोथ करती जाती है, फिर यहाँ से सेल डिवाइड हो जाती है। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हैं। साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में अलग अलग टाइप से होता है। इसको आप नोट कर लोगे और दिमाग में फीड कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इतनी समझ में आई बातें। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का महत्व क्या है भाई, पढ़ तो लिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर बाय माइटोसिस। बाय दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट इन सोमेटिक सेल्स। अब इसका फायदा यही है भाई, अगर माइटोसिस नहीं होता मान लो तो म्योसिस होता। तो म्योसिस से क्या होता, अरे जितनी बार सेल डिवाइड करती क्रोमोसोम घटते जाते, कभी जीरो फिर माइनस में भी चले जाते ना, तो समस्या हो जाती। भाई 10 क्रोमोसोम है, डिवाइड करते तो 5 5 बचते हैं, फिर अब ये 5 वाली सेल डिवाइड करती तो इसमें ढाई ढाई बचते, आधे होते चले जाते ना, तो समस्या हो जाती। और माइटोसिस ऐसी चीज है जिसमें सेल की संख्या तो बढ़ती जाएगी। एक से बनाया आपने 2 सेल, लेकिन क्रोमोसोम 10 थे तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कितना भी डिवाइड करो, कितना हूँ डिवाइड करो, 10 ही 10 रहेगा। तो क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है, प्लॉइडी सेम रहती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर मतलब निम्न श्रेणी के जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होता है, उनमें मैक्सिमम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें माइटोसिस नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लॉइडी चेंज ही नहीं होती है। सिर्फ एक अकेला जीव ही क्या करता है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो उसमें सेल क्रोमोसोम का नंबर हाफ करने की क्या जरूरत है। जब 2 ऑर्गेनिज्म से क्रोमोसोम आएंगे तभी तो आधा करना पड़ेगा। जैसे हम लोगों में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो 23 मम्मी से आए और 23 पापा से आए,
टोटल कितने 46 हो गए पुत्र में, पुत्र या पुत्री कोई भी हो। ऐसे अगर लोअर ऑर्गेनिज्म जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इसमें तो 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसमें अगर नंबर हाफ कर दिया जाए तो एक ही जगह से तो क्रोमोसोम जा रहे हैं अगली संतान में, तो दिक्कत हो जाएगी, घटता चला जाएगा। इसलिए यहाँ क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखा जाता है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मियोसिस के बदले क्या होता है, माइटोसिस किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। आप पेपर जब करके आएंगे, आपका कभी भी पेपर हो, ठीक, तो अगर इससे एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तब आप आके बताना, क्योंकि हम पूरे जोर शोर से पूरे एक्सपीरियंस के साथ एक एक पॉइंट को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। जो चीज़ें नहीं लिखी होती हैं नोट्स में, मैं एडिशनली बाहर से भी लिखवा देता हूँ आपको। तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर सभी आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, रिवाइज करोगे बार बार, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। विद प्रॉपर कंसेप्ट आपको मैंने समझाया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।